प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। साइंस क्लास 10th में आप सबका स्वागत है। मैं आज लेकर के आया हूँ ऑनलाइन क्लास में राजस्थान में जल संचयन की निम्न स्वदेशी पद्धतियाँ जो प्रचलित हैं, चल रही हैं। मैंने कल आपको बताया था समाकलित जल संभर प्रबंध के बारे में। उसी के साथ मैंने वर्षा जल संरक्षण के बारे में भी आपको बताया। मैंने जल के महत्व के बारे में बताया, जल संरक्षण के उपाय बताए, किस तरह से हमें जल संरक्षण करना चाहिए। अब आज हमारा पॉइंट है राजस्थान में जल संचयन की जो स्वदेशी पद्धतियां हैं उनके बारे में लिखेंगे। देखो, प्रचलित पद्धति में खड़ीन है, तालाब है, इसके बाद में झील है, इसके बाद बावड़ी है, टोबा है। ये राजस्थान की स्वदेशी प्रचलित पद्धतियां हैं जो पुराने समय से काम में आ रही हैं। मैं आज आपको खड़ीन, तालाब आदि के बारे में बता रहा हूं। तो पहला पॉइंट हमारा नोट करेंगे, राजस्थान में जल संचयन की राजस्थान में जल संचयन की प्राचीन या स्वदेशी पद्धतियां। देखो, पहला है, सबसे पहले हम लिख करके चलेंगे खड़ीन। नंबर 1 इसको हम कह रहे हैं खड़ीन। खड़ीन में क्या होता है? खड़ीन मिट्टी का बना हुआ एक अस्थायी तालाब होता है। कैसा होता है? स्थायी। एक स्थायी तालाब होता है जो हमेशा हमेशा के लिए बना गया, एक बार बन गया वो बना ही रहे, वो तो कहलाता है स्थायी तालाब। और एक होता है अस्थायी तालाब, जिसे किसी ढलान वाली भूमि के नीचे निर्मित करते हैं। ढलान वाली भूमि पर क्या किया जाता है? इसको निर्मित किया जाता है। इसके दो तरफ मिट्टी की दीवार दोहरे बना दिए जाते हैं। और क्या करते हैं? पानी की मात्रा एक तरफ जो तीसरी तरफ होती है वहां पत्थर की मजबूत दीवार बना दी जाती है। पानी की मात्रा अधिक होने पर क्या करते हैं? जब खड़ीन भर जाता है और पानी अगली खड़ीन में चला जाता है, जब खड़ीन का पानी सूख जाता है तो वहां गीला अधिक होता है और वहां फसल कर ली जाती है। देखिए कैसे भी चित्र के माध्यम से बताता हूं। पहले तो आपको चित्र बना करके, जैसे मान लीजिए ढलान भूमि है, ढलान भूमि में इधर मिट्टी की दीवार कर देते हैं। यहाँ जैसे मान लीजिए ये मिट्टी की दीवार कर दी, इधर की तरफ मिट्टी की दीवार कर दी है, और दूसरी ओर यहाँ भी क्या कर दिया है हमने? ये मिट्टी की मेड़ बना दी है। दो तरफ तो मिट्टी की दीवार बना देते हैं इस तरह से। और मिट्टी की दीवार बनाने के बाद में क्या करते हैं? यहाँ इस जगह पर, यहाँ जैसे मान लीजिए इस जगह पर पक्की पत्थर की दीवार बनाई जाती है। इस तरह से क्या करते हैं? ये पत्थर की पक्की दीवार यहाँ बना देते हैं। इस तरह से पत्थर की पक्की दीवार बनाई और इस दीवार को यहां से पक्का कर देते हैं। पूरा पानी इकट्ठा होकर के यहां आ जाता है, पूरा पानी इकट्ठा होकर के यहां भर जाता है। इसमें भरता चला जाता है पानी यहां तक। जब ज्यादा पानी की मात्रा हो जाती है, ये जो मिट्टी की दीवारें बनी हुई होती है इससे कम रहता है, पक्की पत्थर वाली दीवार कम रहती है। जब यहाँ इसमें पूरा पानी भर जाता है, यहाँ जब इसमें पूरा पानी भर जाएगा, पानी इसमें से ऊपर होकर के, आस्फलित होकर के, उफल करके, और नेक्स्ट वाली खड़ीन जो अगले खेत के लिए हमने यहाँ क्या कर रखा है? इसी प्रकार से खड़ीन का निर्माण कर रखा है। यहाँ खड़ीन बना रखी है इस तरह से, और इस खड़ीन से क्या कर रखा है? ये पत्थर की दीवार जोड़ करके और यहाँ जोड़ रखी है। अगली खड़ीन में पानी चला जाता है। जब खड़ीन का पानी सूख जाता
खरीद का पानी क्या हो जाता है, सूख जाता है। ऐसी स्थिति में इसके अंदर हल चला करके क्या कर दिया जाता है, खेती का कार्य कर दिया जाता है। तो ये राजस्थान के जल सिंचन की जो स्वदेशी पद्धति है उसके बारे में लिखो। क्या क्या लिखेंगे हम खरीद के बारे में, पॉइंट लगाते जाएं। लिखेंगे कि यह एक मिट्टी का बना अस्थायी तालाब है, यह एक मिट्टी का बना हुआ अस्थायी तालाब है। कैसा तालाब है, मिट्टी का बना हुआ एक अस्थायी तालाब है। इसे किसी ढलान वाली भूमि के नीचे निर्मित किया जाता है। खड़ी को किसी ढलान वाली भूमि के नीचे निर्मित किया जाता है। 2 पॉइंट होते हैं। ये मिट्टी का बना हुआ ऐसा तालाब है, खरीद से ढलान वाली भूमि के नीचे निर्मित किया जाता है। तीसरी बात, 2 तरफ मिट्टी की दीवार जिसको धोरा बोलते होते हैं, खड़ी में 2 तरफ मिट्टी की दीवार जिसे हम क्या कहते हैं, धोरा, होती है। 2 तरफ तो खड़ी में क्या होती है, मिट्टी की दीवार होती है, और एक तरफ क्या होता है, तीसरी तरफ पत्थर की मजबूत दीवार होती है। खड़ी में तीसरी तरफ पत्थर की मजबूत दीवार होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिख दो कि जब क्या हो जाता है, खड़ीर में अधिक मात्रा में पानी हो जाता है, खड़ीर भर करके पानी अगली खड़ीर में चला जाता है। खड़ीर में पानी की अधिक मात्रा होने पर खड़ीर भरकर पानी दूसरी खड़ीर में चला जाता है। खड़ीर का पानी जब सूख जाता है तो उसमें कृषि की जाती है। खड़ीर का पानी खड़ीर का पानी सूख गया तो उसमें कृषि का कार्य कर लिया जाता है। यहाँ तक की बात आपके समझ में आ गई होगी। एक बार मैं आपको पॉइंट और रिपीट कर देता हूँ। ये मिट्टी का बना हुआ अस्थायी तालाब होता है, खड़ीर से ढलान वाली भूमि के नीचे निर्मित किया जाता है। खड़ीर में 2 तरफ मिट्टी की दीवार जिसको धोरा कहते हैं होती है। खड़ीर में तीसरी
तरफ पत्थर की मजबूत दीवार होती है, खड़ीर में पानी की अधिक मात्रा हो जाती है तो खड़ीर बंद करके पानी दूसरी खड़ीर में चला जाता है और खड़ीर का पानी सूख जाने पर उसमें किसी तरीके होता है। मेरे हिसाब से आपका एक एक पॉइंट स्टेप बाय स्टेप हो गया है, याद करने की जरूरत नहीं है, एक बार समझ लो आपका काम हो जाएगा। केवल मात्र समझना है, इतना सरल बना दिया है, यहां समझने की जरूरत है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ रहा है तालाब। पॉइंट नंबर 2 क्या है? तालाब, जो राजस्थान की प्राचीन स्वदेशी पद्धति है जल संचयन की। अब तालाब के बारे में देखो राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की प्राचीन पद्धतियों में तालाब का स्थान भी प्रमुख माना जाता है। ये पुरुषों और स्त्रियों के नहाने हेतु अलग अलग भी बने होते हैं। एक का स्त्री स्नान तालाब के नाम से जानते हैं, एक को पुरुष स्नान तालाब के नाम से जानते हैं। तालाब की जो तलहटी है उसमें एक कुआं भी होता है जिसे बेरी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बेरी के नाम से। जल संचयन की प्राचीन विधि आज भी अपना महत्व रखती है। बहुत सी जगह देखा होगा कि इस तरह के तालाब है, उनके पैंदे में एक कुआं होता था, उस कुएं से भूमि के अंदर जल पहुंचाया जाता था ताकि जल का क्या है स्रोत है जो क्या आ जाए, ऊपर आ जाए, जल स्तर बढ़ जाए। ये भूमि में जल स्तर बढ़ाने का एक वैज्ञानिक आधार भी है। तालाब इस प्रकार से बनाया जाता है। बहुत से तालाब आपने बने हुए देखे भी होंगे। देखिए तालाब, लिखिए राजस्थान में जल संचयन का, वर्षा के जल संग्रहण की प्राचीन स्वदेशी पद्धतियों में तालाब प्रमुख है। एक लाइन नंबर 2, तालाब स्त्रियों और पुरुषों के नहाने हेतु अलग अलग बने होते थे। तालाब पुरुषों एवं स्त्रियों के लिए कैसे बने हुए होते थे? अलग अलग होते थे। स्त्रियों और पुरुषों के लिए तालाब अलग अलग बने होते थे। तालाब के मध्य में, जिसको तलहटी बोलते हैं, तालाब की तलहटी में एक कुआं बना होता था जिसे बेरी कहते थे।
तालाब की तलहटी में बने कुएं को क्या किस नाम से जानते थे? बेल। जल संचयन की ये विधि आज भी महत्व रखती है। भूमि जल स्तर बढ़ाने का ये एक वैज्ञानिक आधार है। बेल ऐसे मतलब तालाब वह उसकी बेली भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने का वैज्ञानिक आधार है। और अंतिम लाइन लिख दो कि जल संचयन की यह प्राचीन विधि आज भी महत्व रखती है। जल संचयन की यह प्राचीन विधि आज भी अपना महत्व रखती है। ये आपका आहा हो गया। एक बार और पॉइंट को रिपीट कर लेना। देखो स्वदेशी पद्धति नंबर 2 तालाब। राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की प्राचीन स्वदेशी पद्धतियों में तालाब को प्रमुख माना जाता है। तालाब पुरुषों में स्त्रियों के नहाने तो अलग अलग होते हैं। तालाब की तलहटी में कुआं बना होता है, उसको क्या कहते हैं? बेरी कहते हैं। तालाब और बेरी भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने के कौन से आधार है? वैज्ञानिक आधार है। जल संचयन की प्राचीन विधि आज भी क्या रखती है? अपना महत्व रखती है। यहां तक की बात आ गई है। अब आ जाइए आप झील, पॉइंट नंबर 3। झील राजस्थान में प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों प्रकार की झील पाई जाती है। प्राकृतिक झील का तात्पर्य होता है जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है। किसी ढलान वाले स्थान में झीलें अपने आप ही बन जाती हैं। चारों तरफ जैसे क्या हो रहा हो, पहाड़ों के द्वारा घिरी हुई आकृति हो, या कोई ऐसा ऊंचा स्थान हो जहां से पानी आसपास उफन करके बाहर में जैसे के पानी इकट्ठा हो जाए, ऐसी झीलें प्राकृतिक झील हैं। कुछ झीलें हमारे यहाँ राजस्थान में राजा महाराजाओं के द्वारा बनवाई गई है। ऐसी झीलों को कृत्रिम झील कहते हैं। जैसे आना सागर झील उदयपुर झीलों की नगरी कहलाती है। राजस्थान में उदयपुर में बहुत सारी झीलें, पिछोला झील है, आना सागर झील है। उसी प्रकार जैसे कायलाना झील जोधपुर में हमारी है ना। तो कुछ कृत्रिम झीलें होती हैं जो तो मनुष्यों के द्वारा निर्मित होती है, कुछ अपने आप ही पानी इकट्ठा होकर के क्या हो जाता है, बन जाती है। जैसे इस समय हमारी एक टोंगसांग झील वहाँ मुठभेड़ जारी है चीन के साथ। वो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त झील है। तो झील वर्षा जल संग्रहण की एक अति प्राचीन पद्धति है। झीलों जो रिसने वाला पानी होता है, इसके नीचे स्थित जो जल स्रोत जैसे कुएं हैं, झील के नीचे कुएं, बावड़ी, कुंड आदि होते हैं, उनके जल स्तर को बढ़ाने में सहायता प्रदान करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा झील के बारे में देखेंगे। पॉइंट नंबर 1 में लिख दो, राजस्थान में प्राकृतिक एवं कृत्रिम दोनों प्रकार की झीलें
पाई जाती हैं। राजस्थान में कृत्रिम और प्राकृतिक दोनों प्रकार की झीलें पाई जाती हैं। झील वर्षा जल संग्रहण की एक अति प्राचीन पद्धति है। झील वर्षा जल संग्रहण की एक अति प्राचीन पद्धति है। झील वर्षा जल संग्रहण की कैसी पद्धति है? अति प्राचीन पद्धति है। झीलों से रिसने वाला पानी इसके नीचे स्थित, झीलों से रिसाव होता है पानी का, झीलों से रिसने वाला पानी इसके नीचे स्थित हुआ बावड़ी इनके नीचे बने हुए जो होते हैं कुंड आदि के जल स्तर को बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है। जैसे आना सागर झील, पिछोला झील और कायलाना झील, ये तो उदयपुर है। ये जोधपुर है। इस प्रकार से आपका झील पॉइंट खत्म हो गया। इसके बाद बावड़ी, नेक्स्ट पॉइंट हमारा बावड़ी। आना सागर और पिछोला दोनों ही उदयपुर में हैं। हाँ भाई, नया पॉइंट है हमारा बावड़ी। लिखेंगे राजस्थान में बावड़ियों का भी अपना स्थान है। ये जल संचयन की पुरानी तकनीकी है। बावड़ियों में आपने देखा होगा उतरने के लिए सीढ़ियाँ और दीवारें होते हैं। ये कलाकृतियों से भी संपन्न होते हैं और लोगों के पानी पीने, स्नान करने, वस्त्र आदि प्रक्षालित करने के काम में आते हैं तथा भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने का एक अच्छा स्रोत भी है। भूमिगत जल इन्हीं के द्वारा बढ़ता है। प्राचीन समय में जल की आपूर्ति करने के लिए, पीने योग्य जल को उपलब्ध कराने के लिए राजा महाराजा जगह जगह पर, स्थानों पर बावड़ियों का निर्माण करवाते थे। आपने भी सुना होगा कई प्रसिद्ध बावड़ियों के बारे में, जैसे अपने ही क्षेत्र में पाए जाने वाली आबनेरी,
स्थित अरसद माता मंदिर के पास में पाई जाने वाली बावड़ी प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार की बावड़ियाँ आपने देखी होंगी। तो बावड़ी के बारे में लिखेंगे। राजस्थान में बावड़ियों का अपना स्थान है। राजस्थान में जल संचय में बावड़ियों का स्थान महत्वपूर्ण है। दूसरी बात लिख लो इसके लिए, ये जल संचयन की पुरानी तकनीकी है। बावड़ी जल संचयन की प्राचीन पद्धति है। बावड़ी में उतरने हेतु सीढ़ियां और दीवारें बने होते हैं। बावड़ी में उतरने के लिए सीढ़ियां और दीवारें बने होते हैं। बावड़ी पानी पीने, सिंचाई करने, स्नान आदि के लिए उपयोगी हैं। और अंतिम बात, बावड़ियाँ कलाकृतियों से संपन्न प्राचीन समय में निर्मित बावड़ियाँ प्राचीन समय में निर्मित बावड़ियाँ कलाकृतियों से संपन्न होती थी। देखिए बावड़ी पॉइंट को देख लीजिए अब एक बार। राजस्थान में जल संचय में बावड़ियों का स्थान महत्वपूर्ण है। बावड़ी जल संचय की प्राचीन ख्याति प्राप्त पद्धति है। बावड़ी में उतरने के लिए सीढ़ियां और दीवारें बने होते हैं। बावड़ी पानी पीने, सिंचाई करने और स्नान आदि के काम में उपयोगी होती है। प्राचीन समय में जो बावड़ियां बनाई जाती थी उनमें नक्काशी कलाकृतियों का निर्माण भी किया जाता था। इसी के साथ लास्ट आपका पॉइंट है टोबा। टोबा देखिए, टोबा टांका टोबा ये स्थितियां थी। देखिए ये ज्यादातर थार के रेगिस्तान में जल संग्रहण की एक पारंपरिक
स्रोत प्रणाली है। नाड़ी के आकार का ही होता है, लेकिन नाड़ी से थोड़ा गहरा होता है, टोबा कहलाता है। देखिए टोबा थार के रेगिस्तान में, थार के रेगिस्तान में टोबा, थार के चित्र देखना आप 12.6 वो 12.5, 4, 5, 6, 7 और 8 खड़ी, तालाब, झील, बावड़ी और टोबा आपके पेज संख्या 168 पर किताब में ये चित्र बने हुए हैं। आप चित्रों को देख करके भी भली भांति समझ सकते हैं कि खड़ील कैसा होता है, तालाब कैसा होता है, झील कैसी होती है, बावड़ी कैसी होती है और टोबा कैसा होता है। तो थार के रेगिस्तान में टोबा जल संग्रहण का प्रमुख क्या है, पारंपरिक स्रोत है। दूसरा, यह नाड़ी के आकार का होता है। टोबा नाड़ी के आकार का होता है। टोबा नाड़ी के आकार का ही होता है, परंतु गहराई में टोबा नाड़ी से गहरा होता है। ये मुख्य बातें आपकी टोबा की हो गई। अब टोबा के बाद में हमारा नया पॉइंट चल रहा है कोयला एवं पेट्रोलियम का संरक्षण। आपको पता होगा, मैंने आपको कई दिन पहले बताया था कि एक अनवीकरणीय संसाधन है। कोयला और पेट्रोलियम कैसे हैं? एक संसाधन। लगभग 30 करोड़ साल पहले मैंने इसके बनने के बारे में बताया था कि लगभग 30 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर बहुत ज्यादा घने जंगल थे। कहीं पर कच्छ क्षेत्र था, दलदल से भरा हुआ। जल धाराओं में पृथ्वी ये समझो तैर के नीचे नजर आ रही थी। वनस्पति समूह भी जल में गिर करके क्या होते जा रहे थे? नष्ट होने जा रहे थे, जो बाद में मिट्टी की परतों के नीचे दबते चले गए। भूगर्भ का उच्च तापमान और दबाव था, इसके कारण ये जीवावशेष कोयले के रूप में परिवर्तित हो गए और इसी प्रकार से पेट्रोलियम पदार्थ भी बने। कोयला ठोस कार्बनिक पदार्थ है जिसको हम किसके रूप में काम में लेते हैं? ईंधन के रूप में, जलाने के काम में लेते हैं। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत माना जाता है कोयला। कुल प्रयुक्त होने वाली जो ऊर्जा है ना, उसका 35 से 40% भाग हमको कोयले से मिलता है। विभिन्न प्रकार के कोयले में अलग अलग प्रकार के कार्बन की मात्रा पाई जाती है। उसी के आधार पर कोयले को बांटा गया है। कोई एंथ्रासाइट कहता है, कोई विटामिन कहता है, कोई पीट कहता है, कोई लिग्नाइट कोयले के नाम से अलग अलग 4 प्रकार के नाम हो गए। इनमें उपस्थित जो कार्बन होता है ना, उसकी मात्रा भी अलग अलग होती है। कोयले का जो दहनशील होती है, दहन करने की क्षमता, उसका प्रदान करने की क्षमता, ये भी अलग अलग प्रकार की। ये कालांतर में बना हुआ है, इसीलिए इसे हम अनवीकरणीय कहते हैं, क्योंकि दोबारा से इसका निर्माण नहीं किया जा सकता है। और यदि निर्माण होता भी है तो उसमें लाखों करोड़ साल लग जाती है। तो मैं आपको कोयला और पेट्रोलियम के संरक्षण के बारे में बताऊंगा। कोयला और पेट्रोलियम का संरक्षण पॉइंट करेंगे।
कोयला एवं पेट्रोलियम का संरक्षण। देखिए, कोयला और पेट्रोलियम के संरक्षण में सबसे पहले हम देखेंगे कोयला एक कार्बनिक पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है। कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है। तो कोयले के बारे में विशेषता आपकी जाएगी। कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है जो ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है, जिसे ईंधन के रूप में प्रयुक्त करते हैं। पहली लाइन है, कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है, ईंधन के रूप में प्रयुक्त करते हैं। कोयला ऊर्जा के प्रमुख स्रोत। कोयला ऊर्जा का प्रमुख स्रोत माना जाता है। कुल प्रयुक्त ऊर्जा का 35 से 40% भाग कोयले से मिलता है। कुल प्रयुक्त ऊर्जा का 35 से 40% भाग कोयले से ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे लिख लेंगे हम, विभिन्न प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा भी अलग अलग होती है। कार्बन की मात्रा के आधार या कार्बन की उपस्थिति के आधार पर विभिन्न प्रकार का होता है। अलग अलग प्रकार का कोयला होता है, इसकी उपस्थिति के आधार पर उसमें विद्यमान कार्बन की मात्रा के आधार पर होता है। कोयले से अन्य दहनशील और उपयोगी पदार्थ भी प्राप्त करते हैं, जैसे कोल, तार, डामर आदि ये चीजें ना, चारकोल, ये सब किससे प्राप्त किए जाते हैं? कोयले से। गर्म कर लेते हैं कोयले से, कोयले को गर्म करके निकलते हैं। तो यहाँ अपन ये भी कह सकते हैं कि कोयले से अन्य दहनशील और उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। कोयले से अन्य दहनशील का मतलब चलने वाले वह उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। अब इसके बाद मैं आपको कोयले के निर्माण के बारे में बताऊंगा कि कोयले का निर्माण किस प्रकार से हुआ है। कोयले के निर्माण के बारे में देखेंगे।
देखिए कोयले के निर्माण में सबसे पहले हम लिखेंगे लगभग 30 करोड़ वर्ष पूर्व लगभग 30 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर क्या पाए जाते थे? घने जंगल, कच्छ क्षेत्र और जलधाराएं पाई जाती थी। घने जंगल, कच्छ क्षेत्र, जलधाराएं पाई जाती थी। कालांतर में वनस्पति के भूमि के नीचे दबने के कारण कालांतर में पृथ्वी के उथल-पुथल के कारण क्या हुआ? वनस्पति की भूमि के नीचे दब जाने से कोयले का निर्माण हुआ। इसी प्रकार वनस्पति समूह के जल में गिर करके वनस्पति समूह के जल में गिर करके क्या हो गए? मृतवत हो गए, समाप्त हो गए। बाद में मिट्टी की परतों के नीचे दबते चले गए और मिट्टी की परतों के नीचे क्या होते चले गए? ये दबते चले गए। उस ताप और दाब के कारण जीवों के जो अवशेष थे कोयले में बदल गए। ताप और दाब के कारण जीवावशेष थे वो किस में बदलते चले गए? कोयले में परिवर्तित हो गए। ये हो गया किसका निर्माण? कोयले का निर्माण हो गया। अब कोयले के प्रकार, इसके बारे में बताऊंगा मैं। कोयले में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? कोयले में मुख्य रूप से कार्बन और उसके यौगिक पाए जाते हैं।
कार्बन तथा हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और गंधक भी कोयले में पाया जाता है। फास्फोरस और कुछ अकार्बनिक द्रव भी कोयले में पाए जाते हैं। कोयले में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं इसके बारे में हम लिख लेंगे। फिर इसके पश्चात यहाँ तक ही रहेगा आज अपना कि कोयले के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, लिख लें आप।